चलो गुड मॉर्निंग, शुरू करते हैं बेटा। क्या हाल है आप लोगों के? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? नोट्स वगैरह बना रहे हो सभी लोग? रिवीजन करते रहना जैसे ही टाइम लगे, आपको सारी चीज़ें दिमाग में लर्न हो जाएंगी और कहीं भी बार बार आपको ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा कि हमको नहीं आ रहा है, हमको समझ नहीं आया, हम भूल गए या थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है। ऐसा कहीं फीलिंग नहीं आएगी। बस आपको काम क्या करना है, जैसे ही टाइम लगता है चैनल पे जाके देख लिया करो। 5 मिनट का टाइम है। तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊं? बोलो, अगर रिस्पॉन्स यस में आएगा तो सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। एक गांव में, ध्यान से समझना, बहुत ही हमारी लाइफ से जुड़ी हुई, हमारी नहीं मतलब सबकी लाइफ से जुड़ी हुई एक स्टोरी बोल रहा हूं। बाद में पूछूंगा भी क्या सीखा, बट ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि स्टोरी का सारांश, स्टोरी का मतलब क्या है। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और वो ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब था। रोज कुछ बच्चों को वो ब्राह्मण पढ़ाता था, उनसे जो पैसा आता था उन्हीं से उनकी दाल रोटी चलती थी। एक टाइम क्या हुआ, उस गांव में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। जैसे अभी देखो लॉकडाउन है, जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति और भी खराब हो गई है ना। जिनके पास पैसा है किसी तरह काम चला रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है बहुत दिक्कत में है। चलो, तो उस गांव में एक परिवार, ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि बहुत ही गरीब था और वहां पर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा और वो अकाल 3 साल चला, 3 साल जब वो अकाल चला तो हुआ क्या, उन ब्राह्मण के पास जितनी अपनी जमा पूंजी थी, जो भी उन्होंने कलेक्ट किया था, एक तो वो पहले से ही गरीब थे, फिर भी उन्होंने किसी तरह जो थोड़ा बहुत बचत किया होगा वो भी उनका सारा खत्म हो गया। अब वो भूखों मरने वाली स्थिति आ गई। 2-3 दिन तो ऐसे निकले 3 साल के बाद कि अकाल भी खत्म नहीं हुआ और उनको कुछ खाने को भी नहीं मिला। क्या हुआ, वो ब्राह्मण कुछ खाने की तलाश में रोज अपने घर के बाहर जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो ब्राह्मण को कुछ अनाज मिला, कुछ आटा मिला। वो उस बैग को घर लेके आ गया और जब बैग को घर लेके आया तो उसने उस बैग को 4 इक्वल पीस में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल पीस में डिवाइड होने का मतलब है, उस ब्राह्मण के परिवार में ब्राह्मण, उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे, तो उन्होंने उस अनाज को 4 इक्वल में पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इसलिए डिवाइड किया कि सभी भूखे हैं तो सभी का पेट आराम से भर जाए। किसी तरह खाना तैयार किया गया, खाना कंप्लीट हो गया। सभी अपना अपना खाना लेके एक साथ बैठे ही थे कि किसी ने एक नॉक करके दरवाजे पर आवाज दे दी। जब दरवाजे पर आवाज दी तो ब्राह्मण ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, ठीक है। और वो बूढ़ा आदमी बहुत ही भूखा दिखाई दे रहा था। उसकी शक्ल देख के उस ब्राह्मण को ये ऑब्जर्वेशन हुआ। बहुत टाइम चलता रहा, बात हुई आपस में, और बात होने के बाद उस ब्राह्मण ने उस बूढ़े आदमी को घर के अंदर बुलाया। और जब घर के अंदर बुलाया तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हम पिछले 10 दिन से पैदल चल रहे हैं और हमको कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो वो ब्राह्मण देखो जरा कैसा था। उस ब्राह्मण ने अपनी थाली उस बूढ़े को दे दी, जबकि वो खुद ही भूखा था 3 दिन से, लेकिन फिर भी उसने अपनी थाली उसको दे दी। वो बूढ़े ने क्या किया, थाली का खाना खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई थी। यह देखते हुए ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना खाना उस भूखे बूढ़े को दे दिया। फटाफट बूढ़े ने वो भी खाना खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई थी। तो अब उसके बड़े बेटे ने भी उस बूढ़े को अपना खाना दे दिया। धीमे धीमे उस बूढ़े ने चारों लोगों का खाना फिनिश कर दिया। और जब चारों का खाना फिनिश कर दिया तो फिर जब चारों का खाना फिनिश कर दिया तब कहीं जाके उसकी भूख शांत हुई।
और वो चला गया। ठीक है, जब उनको 3 दिन से ऑलरेडी कुछ नहीं भूख मिला था, फिर उनको खाने को कुछ नहीं मिला, वो सारे भूखे ही उस रात को सो गए और फाइनली क्या हुआ, तड़प तड़प के उन सबकी डेथ हो गई, मतलब वो चारों मर गए। ठीक है, अब यहां दूसरी साइड, मतलब पार्ट गांव के दूसरी साइड एक बहुत बड़ा जश्न चल रहा था। वहां पर क्या था, 5 राजा थे और उन 5 राजा ने कहीं पर लड़ाई लड़ी थी। जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो वो लड़ाई जीत गए। ठीक है, तो जब वो लड़ाई जीते तो उस खुशी में उन्होंने पूरे गांव को पार्टी दी। दूसरे पार्टी मतलब दूसरे गांव की बात चल रही है, उस गांव की नहीं जिसमें वो ब्राह्मण की डेथ हुई। तो क्या हुआ, जब वो पार्टी चल रही थी, किसी तरीके से घूमते घामते उस पार्टी में एक नेवला आ गया और वो नेवला थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट मतलब समझ रहे हो, नेवले का आधा पार्ट गोल्डन था और आधा ब्राउन, मतलब आधा पार्ट सोने का था और आधा ब्राउन था। तो जब ऐसा हुआ तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने पूछा कि ये नेवला देखो जरा कैसे कलर का है, 2-2 कलर का है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला तो नेवला ने पूछा, नेवले ने कहा ये बहुत लंबी स्टोरी है। उन्होंने कहा क्या स्टोरी है? तो जो गांव वाले उस नेवले से जब स्टोरी पूछने लगे तो उस टाइम नेवले ने बस एक छोटी सी बात ये बोल दी कि आप लोग यहां खुशियां मना रहे हैं, ये लोग यहां पर दान दे रहे हैं, बट एग्जैक्टली ये लोग कोई दान नहीं दे रहे। आई मीन वो जो राजा लोग हैं वो कोई महान काम नहीं कर रहे। इस बात को सुनकर सारे गांव वाले क्या करने लगे, उस पर एकदम आग बबूला हो गए। तो उन्होंने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो, ये तो सभी को दान दे रहे हैं, सभी को खाना खिला रहे हैं, फिर ये अच्छे क्यों नहीं है, फिर ये अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये अच्छा काम नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर अच्छा काम क्या है? तो फिर उस नेवले ने वो पूरी ब्राह्मण की स्टोरी सुनाई जो अभी हमने आपको सुनाई। तो जब उस नेवले ने उस ब्राह्मण की स्टोरी सुनाई तो उस नेवले ने कहा वही स्टोरी हमारे बॉडी के डिफरेंट कलर से मैच करती है। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने उस नेवले ने जब वो ब्राह्मण की पूरी स्टोरी सुनाई और उसके आगे का पार्ट अब कंटिन्यू है। तो जिस दिन उस ब्राह्मण के परिवार की डेथ हो गई थी उसी दिन वो नेवला उस ब्राह्मण के घर गया। तो जब उस ब्राह्मण के घर गया तो उसके टेबल पर कुछ आटे के दाने बिखरे हुए थे। तो उस नेवले ने उस टेबल पर बिखरे हुए दानों पर अपनी बॉडी को रब किया। तो जो बॉडी का पार्ट उसके उस आटे के दानों से आई मीन उस टेबल से टच हुआ था वो बॉडी का कलर गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो टच नहीं हुआ था वो एज इट ब्राउन रह गया। तो अब ये बोलते हुए उस नेवले ने उन लोगों को, उन गांव वालों को सीख दी कि काम उन्होंने किया है, आई मीन जो सच्चा काम है वो उस ब्राह्मण ने किया है। ये लोग तो सिर्फ खाना खिला रहे हैं जीत की खुशी में, उससे तो कुछ नहीं मिला। आई मीन रियलिटी का अगर देखा जाए तो गोल्डन वर्क वो है, बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के उन्होंने उस बूढ़े को खाना खिलाया, उन चारों की डेथ हो गई। भगवान की नज़र में वो सही काम हुआ और यही रीज़न है कि हमारी बॉडी गोल्डन में कन्वर्ट हो गई। तो मीन्स गोल्डन काम वो है, ये गोल्डन नहीं है जो कि वो राजा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारी बाकी क्या, पब्लिक बोली कि बाकी की तुम्हारी बॉडी ब्राउन कैसी क्यों रह गई? तो उन्होंने बोला कि बाकी हमें पूरी दुनिया में ऐसा कोई अभी तक काम करने वाला नहीं मिला जो हमारी बाकी की बॉडी को भी ब्राउन कर पाए। तो इन सारी स्टोरी से सारांश ये निकलता है कि हम लोगों को अपने काम में बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के लगे रहना चाहिए और सिर्फ अच्छा काम करते रहना चाहिए। और हम लोगों के लिए जो इस टाइम वक्त मिला है उसका एक ही काम है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है क्योंकि हम लोग वही कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बस उसमें लगे रहो। तो हालांकि 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है बेटा शुरू करें? चलो, तो आज हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी केमिस्ट्री की अच्छी वीडियो आपको मिल पाए।
तो एवरीवन, स्टोरी में मजा आ गया। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ कंसंट्रेशन का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मोलैरिटी तक पढ़ लिया था। उसके बाद मोलैरिटी पढ़ा, फिर उनका आपस में रिलेशन पढ़ा और डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने फॉर्मूले कैलकुलेट किए। अभी हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नॉर्मेलिटी पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉर्मेलिटी को समझने के लिए और 2-3 पॉइंट बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। तो वो हम लोग नॉर्मेलिटी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले नॉर्मेलिटी के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इस बात पर ध्यान दिया जाए। मोल फ्रैक्शन हमने आप सभी को बताया था, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, किसका, मोल्स का और टोटल मोल्स का। मींस समझ लो, हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। लिखेंगे द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ कंपोनेंट and total moles of solution is called mole fraction. It is denoted by chi। क्या बोला गया, जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल्स ऑफ कंपोनेंट और टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट का रेशियो है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो उसको क्या बोलेगा, मोल फ्रैक्शन। मैं लिख देता हूं दूसरी वर्डिंग में भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और द रेशियो बिटवीन moles of component and total moles of components which is present in a solution is called मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन आया। अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखो जरा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की अगर बात करते हैं तो मोल बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। तो दोनों का इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे ये हम लोगों को देखना है। तो हमने क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या डेफिनेशन है, टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अब आपका फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के फॉर्मूले पर डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमने मान लिया कि एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, अगर हमने मान लिया क्या माना, हमने लिखा लेट
a solution has two component, A एंड B। हमने मान लिया कि एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं और दोनों ही कंपोनेंट्स के मोल्स और मोल फ्रैक्शंस भी हम लोग मान के चलते हैं। हमने फिर से लिख लिया, लेट द मोल्स ऑफ कंपोनेंट A and B is Na and Nb। क्या बोला? कंपोनेंट्स जो ए बी हैं उनके मोल्स Na और Nb हैं। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A and B is chi A and chi B। बस इतना हमने मान लिया कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट है A और B, दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल्स है वो Na और Nb है और उसका मोल फ्रैक्शन chi A और chi B है। तो देखो जरा, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में दो कंपोनेंट डाले A और B। A कंपोनेंट्स का मोल Na है और मोल फ्रिक्शन chi A है। B कंपोनेंट्स का मोल Nb है और मोल फ्रिक्शन chi B है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट की बात करें तो इंडिविजुअल A और B दोनों पर डिस्कस करेंगे। तो हमने लिखा फॉर कंपोनेंट A मोल फ्रैक्शंस अप्लाई करना है फॉर कंपोनेंट A। तो फॉर कंपोनेंट A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस B। मतलब ऐसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये बात हो गई किसके, मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट A के लिए। तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला chi A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे फॉर कंपोनेंट B। फॉर कंपोनेंट B कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, chi B इक्वल Nb अपॉन Na प्लस Nb, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, अब हमें टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना है। हम लोग जानते हैं कि अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A और B और दोनों का मोल्स Na और Nb है, तो हमें अगर उसका टोटल मोल्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, Na प्लस Nb, सिंपल। अब अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन chi A और chi B है, तो जब हम लोग टोटल मोल फ्रैक्शन निकालेंगे क्या करेंगे, chi A प्लस chi B। इट मींस जब हम लोग टोटल मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो देखो क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो क्या होगा, chi A प्लस chi B इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो यहां पर क्या बनेगा, chi A प्लस chi B इक्वल टू, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा Na प्लस Nb और यहां पर भी आ जाएगा Na प्लस Nb। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बना, chi A प्लस chi B इक्वल टू 1। ये आपका टोटल मोल फ्रैक्शन आया सॉल्यूशन का। तो अगर हम लोग इस मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट में ये बताया गया
किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा वो यूनिटी के बराबर होगा। देखो जरा कैसे, अगर हम लोग जानते हैं हमारे पास एक टोटल मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आया काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। अगर हम लोग काई ए इक्वल टू निकालेंगे क्या निकलेगा 1 माइनस काई बी, और काई बी इक्वल निकालेंगे तो 1 माइनस काई ए। ये हमारे पास 2 पॉइंट क्रिएट हुए। अब एक चीज और समझ लो, जब हम लोगों ने काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 निकाला तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सॉल्यूशन में जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के बराबर होगा। किसी भी सॉल्यूशन में जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट या टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स of solution is equal to unity। unity मतलब 1। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कंटेनर लिया, ध्यान समझना बेटा, अभी हम लोगों ने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में सिर्फ 2 कंपोनेंट लिए A और B। तो इस A का मोल फ्रैक्शन कितना माना था काई A, और B का कितना माना था काई B। तो अगर हम लोग काई A प्लस काई बी की बात करते हैं तो कितने के बराबर निकला 1 के। लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर हमने एक दूसरा कंटेनर ले लिया और यहां पर हमने बहुत सारे कंपोनेंट डाल दिए, ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, डी डाल दिया और भी, तो फिर अगर हमने माना ए का मोल फ्रैक्शन काई है, बी का मोल फ्रैक्शन काई बी है, सी का काई सी है और डी का काई डी है, तो अगर टोटल मोल फ्रैक्शन की बात की जाए काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी इक्वल टू 1। इस तरीके से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन डिस्कस कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मान लेते हैं हमने एक सॉल्यूशन लिया उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो फिर अब फॉर्मूला क्या बनेगा काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी एंड सो ऑन इक्वल टू 1। मतलब जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब का जो मोल फ्रैक्शंस का एडिशन होगा वो कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन समझ लिया। अब मैं जरा रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ, जिस किसी का मैं रिवाइज करवा रहा हूँ पूरा थ्योरेटिकल रिवाइज करवाऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा, 1-2 न्यूमेरिकल भी करूंगा, एक रिवीजन ट्वाइस। हाँ चलो समझो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स के मोल और टोटल मोल्स का रेशियो मोल फ्रैक्शन है। इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में मान सकते हैं, द रेशियो ऑफ moles of components and total moles of component which is present in a solution is called mole fraction। means in a simple language mole fraction क्या है, एक रेशियो है। तो हम लोग जानते हैं कि मान लो एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में मान लो 2 कंपोनेंट डाल दिए ए और बी, तो जो ए और बी के मोल फ्रैक्शन होंगे उनको ऐड करने पर वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो हमने मान लिया कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 2 कंपोनेंट है ए और बी। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन काई ए है, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन काई बी है। सेम केस ए कंपोनेंट का मोल्स एन ए है, बी कंपोनेंट का मोल एन बी है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाएं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट बी। तो अब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ऐड क्यों करना है, बिकॉज
हम लोग टोटल मोल फ्रैक्शंस की बात करेंगे इन अ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, काई ए प्लस काई बी। अब ये काई बी क्या है, काई ए बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड काई ए इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड काई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या बनेगा, Na अपॉन Na प्लस एनबी प्लस एनबी अपॉन Na प्लस एनबी। जब हम लोग एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन ये बोला गया द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। केमिस्ट्री में हम लोग उसी को यूनिटी भी नाम दिया गया है। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, उन सब का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग जरा एक बार बोर्ड पे ये बात समझ लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में 2 कंपोनेंट है ए और बी। ए और बी, ए का मोल फ्रैक्शन काई ए मान लिया और बी का मोल फ्रैक्शन काई बी मान लिया। और जब हम लोग टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। सेम केस हमने एक दूसरा कंटेनर लिया और उस दूसरे कंटेनर में कौन से कंपोनेंट डाले, ए बी सी और डी। ए कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई ए है, बी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई बी है, सी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई सी है और डी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन क्या है, काई डी है। सभी को ऐड कर दिया तो 1 आ गया। अब हमने फिर से माना क्या, हमने अब मान लिया कि एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और भी पता नहीं कितने। तो इन सब के जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितने के बराबर आएगा, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो ये आपका कंप्लीटली मोल फ्रैक्शन था। इस मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम लोगों को 1-2 न्यूमेरिकल भी करना है। फ्रैक्शंस का एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर देखते हैं कि चीजें क्लियर होती है नहीं। न्यूमेरिकल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बाकी आप मान लेते हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। क्या लिखा है न्यूमेरिकल में, देखो जरा ध्यान से, हमने लिखा 12 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 36 ग्राम H2O। 12 ग्राम NaOH is dissolved in 36 ग्राम H2O। Find the mole fraction of each component। ऐसे बोला गया, मतलब ये है कि एक कंटेनर ले लिया, समझना ध्यान से, और उस कंटेनर में पानी भर दिया, कितना, 36 ग्राम, और इसमें क्या डाल दिया, NaOH। तो यहां पर समझ लो बेटा 2 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, हम यहां पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमने लिख दिया NaOH और यहां पर हमने लिख दिया H2O। NaOH का वेट दिया है कितना, 12 ग्राम। H2O का वेट कितना दिया है, 36 ग्राम। जब हम लोग NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 40 आता है और H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 18 आता है। अब एक्चुअली हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो क्या होगा, सबसे पहले इनके मोल्स निकाल दो। तो देखो जरा बेटा ध्यान से, मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू क्या बनेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 4 3 जा 12। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया, 0.3। सेम केस यहां पर हम लोग मोल्स निकालेंगे तो मोल्स ऑफ H2O क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 2। तो मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, 2, और मोल्स ऑफ NaOH कितना है, 0.3। हमें बस इन्हीं दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक इस पॉइंट की और एक इस पॉइंट की। ठीक है, तो हम ये दोनों पॉइंट यहां लिख लेते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन अब कर देते हैं। देखो
हमने लिख दिया मोल्स ऑफ NaOH कितना दिया है 0.3 निकाला और मोल्स ऑफ H2O आपका 2 है। अब निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन, तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, हम लिख लेंगे फॉर NaOH। NaOH के लिए देखो जरा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना है 0.3 अपॉन मोल्स ऑफ NaOH फिर से कितना दिया है 0.3 प्लस H2O का मोल 2, तो हम लोग लिखेंगे 0.3 अपॉन 2.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ गया 3/23। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमें किसके लिए निकालना है फॉर H2O, तो यहां लिख लेंगे फॉर H2O, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल क्या बनेगा मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना है H2O कितना है 2 डिवाइडेड बाय NaOH का वैल्यू कितना है 0.3 और H2O का मोल कितना है 2, फाइनली 2 अपॉन 2.3, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे। तो अगर अब हम लोग मोल्स ऑफ H2O की बात करेंगे तो कितना आ गया 20/23। ये आपके दो आंसर आए। अब हमें प्रूफ करना है, समझना ध्यान से। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये दोनों आंसर राइट है या रॉन्ग, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं, देखो इधर मैं प्रूफ दिखा देता हूं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। तो हम लोग जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 के बराबर आना चाहिए। तो 1 के बराबर कैसे, देखो मोल्स ऑफ NaOH ये है और मोल्स ऑफ H2 ये है, दोनों को ऐड कर दो। मोल्स ऑफ, ये प्रूफ दिखा रहा हूं बेटा ध्यान रखना, मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O कितना है, मोल्स ऑफ NaOH का वैल्यू कितना है 3/23 प्लस H2 कितना है 20/23। तो अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो बनेगा 3 + 20, तो क्या बना 23/23, दोनों कैंसिल। अगर दोनों कैंसिल हो गए तो 1 के बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्रूफ में आया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन आती है मतलब आंसर राइट है। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन के और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप लोग जब लिंक देखेंगे तो आपको उसका कंसेप्ट भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो अभी हम लोग ये आप लोग फटाफट नोट कर लो, बाकी हम लोग फिर आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को आंसर आप लोग करेंगे। देखो जरा, हमने मान लिया एक क्वेश्चन है, हम लिखेंगे अ सॉल्यूशन कंटेन 25% CH3COOH, 25% H2SO4 and 50% H2O, ऐसे लिखा है। एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हैं, CH3COOH, H2SO4 और H2O। निकालना क्या है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स। बस क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। मैं समझा देता हूं, देखो सॉल्व आप लोग करेंगे, बस मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। एक ये आपका क्या है, कंटेनर है और इस कंटेनर में पहला कंपाउंड लिया गया है CH3COOH, दूसरा कंपाउंड लिया है H2SO4 और तीसरा कंपाउंड लिया है
H2O। CH3COOH आपका 25% है, H2SO4 आपका 25% है और H2O आपका 50% है। ठीक है, जब हम लोग CH3COOH के मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास 60 आता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 आता है और H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 आता है। ये आपका आ गया मोलर मास। ऐसे ही जब हम इस परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 25% का आएगा 25 ग्राम, 25% H2SO4 का मतलब 25 ग्राम और 50% H2O का मतलब आएगा 50 ग्राम। तो ये आपका वेट हो गया, ये आपका वेट हो गया। अब आपको सबके मोल्स निकाल देना है। मोल्स ऑफ CH3COOH आप निकालोगे कैसे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। ऐसे ही मोल्स ऑफ H2SO4 निकालोगे और ऐसे ही मोल्स ऑफ H2O निकालोगे। और जब सभी के मोल्स निकल जाएंगे तो फिर बारी बारी मोल फ्रिक्शन CH3COOH आप निकाल सकते हैं, मोल फ्रिक्शन ऑफ H2SO4 आप निकाल सकते हैं, मोल फ्रिक्शन ऑफ H2O भी आप निकाल सकते हैं। तो इजीली हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं आंसर आया कि नहीं। फटाफट सॉल्व करो और हमको बताओ। जिसने निकाल दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाला आंसर ये आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH 4/343। आंसर क्या है देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH 41/343, H2SO4 का 25/343 और H2O का 277/343। इसका मतलब क्या हुआ, जब मोल्स ऑफ CH3COOH निकाले जा रहे हैं तो 41 है, H2SO4 का मोल्स आ रहा है 25 और H2O का आ रहा है 277। ये मोल आप सभी के आ रहे हैं, जिसके ये मोल आ रहे हैं उसका आंसर राइट आ जाएगा। जिसका आंसर आ गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं आया वो कर ले फिर गुड हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शंस और उसके कुछ न्यूमेरिकल एक दो पढ़े और खत्म किया। अगले कल के लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे और नॉर्मेलिटी में एक पॉइंट आता है ग्राम इक्विवेलेंट मास, और हम ग्राम इक्विवेलेंट मास भी पढ़ेंगे। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।